हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज जो अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तीसरी यूनिट चल रही है, मैं उसका 13वें नंबर का लेक्चर लेके आया हूं। इस 13वें नंबर के लेक्चर में हम जिस केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे वो होगी अपनी बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब बेयर विनेगर ऑक्सीकरण रिएक्शन। ठीक है ना, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। अब तक मैं आपको कितनी केमिकल रिएक्शन करवा चुका हूं एल्डिहाइड और कीटोन की? अब तक मैं आपको 6 केमिकल रिएक्शन करवा चुका हूं। मैं 6 के नाम बोल देता हूं, उसके बाद सातवें के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो 6 केमिकल रिएक्शन है, पहली थी अपनी बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन, दूसरी थी अपनी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तीसरी अपनी पर्किंग रिएक्शन थी, चौथी अपनी नोवेनेजियल रिएक्शन थी, पांचवी अपनी मैनिक रिएक्शन थी, छठवें नंबर की अपनी कैनिजारो विक्रिया थी, और सातवें नंबर की जो अपनी केमिकल रिएक्शन है वो है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब तक जिन स्टूडेंटों ने ये लेक्चर क्लियर नहीं किए, भाई आप लोग बिल्कुल लेक्चर को अच्छी तरीके से क्लियर कीजिए, क्योंकि आपको तक केमिकल रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म ये सबसे ज्यादा अपना इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसलिए आप सभी स्टूडेंटों को ये चीज अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पर बोर्ड पर चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद नोट्स लिख पा रहा हूँ, जैसे कि आप नोट्सों में लिख के चीजों को अच्छी तरीके से कर सकते हो। पढ़ने का तरीका मैंने आप सभी लोगों के लिए बता दिया। क्या करोगे, पहले वीडियो को बढ़िया अच्छी तरीके से समझ लो चीजों को। ठीक है ना, चीजों को समझने के बाद अच्छी तरीके से समझ लिया, उसके बाद कॉपी में मेंशन कर लेना। उसके बाद आप लोग बिगड़ देकर करने की कोशिश करना रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म को। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो वो बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका रिएक्शन और उसका मैकेनिज्म पोर्शन सॉलिड होता जाएगा सब्जेक्ट में, उतना ही ज्यादा निखार आता जाएगा। देखो मैं आप लोगों के लिए एक चीज बता देता हूं, भैया ऑफलाइन का कोई भरोसा नहीं, ऑफलाइन कब जाके स्टार्ट होंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से अपनी पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि लास्ट में आपको प्रेशर बन जाएगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि कितनी 3-3 सब्जेक्ट हो जाएंगी, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स हो। ठीक है ना, अब समझ में आपको ये नहीं आएगा कि मैथ पढ़े हैं, केमिस्ट्री पढ़े हैं, फिजिक्स पढ़े हैं। इसलिए बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीका से अपनी पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि ऑफलाइन का कोई भरोसा नहीं कब स्टार्ट होंगे। ठीक है ना, इसलिए आप जितने भी हैं सभी स्टूडेंट अपनी पढ़ाई चालू कर दो। जिन स्टूडेंटों ने अब तक मेरे लेक्चर ये यहां तक क्लियर नहीं करे या डायरेक्ट मेरे से इस लेक्चर से जुड़ रहे हैं, पहले आप एक लेक्चर 1 से लेकर और लेक्चर 12 तक क्लियर कीजिए, तभी 13वें नंबर के लेक्चर पाना, तभी जाकर क्लियर अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, कुछ दिनों के बाद मैं ऐप पर आ रहा हूं, तो बिल्कुल आप ऐप पर मेरे से बिंदास होकर जुड़ जाना। क्योंकि मैं एक बार फिर बोल देता हूं, जो स्टूडेंट मेरे से ऑफलाइन क्लासों में पढ़ चुके हैं या जो मेरे से पढ़ के निकल चुके हैं, उन स्टूडेंटों का आप रिजल्ट देखो। अब तक सबसे ज्यादा जो टॉप नंबर का रिजल्ट रहता है तो वो केमिस्ट्री का रहता है, कंपेयर टू और सब्जेक्ट के। आपका रिजल्ट आए तो उस वक्त देख लेना आप लोग अपनी मार्कशीट को, केमिस्ट्री का जो रिजल्ट है बिल्कुल अलग ही चमक रहा होगा आप लोगों का कंपेयर टू और सब्जेक्ट के। जैसे और सब्जेक्ट जो भी साइंस में चलती है उनकी भी आप देखना रिजल्ट, और केमिस्ट्री का रिजल्ट देखना, बिल्कुल सबसे शानदार नंबर आएंगे। और इसका तो ये है कि जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ के निकल चुके हैं, करंट टाइम में जो मेरे से पढ़ रहे हैं, उनका रिजल्ट देखो आप लोग, केमिस्ट्री का बहुत शानदार रिजल्ट रहता है। ठीक है ना, इसलिए आप बिल्कुल बिंदास होकर जुड़ जाओ। पुराने स्टूडेंट तो हमसे जुड़ रहे हैं, जितने भी नए स्टूडेंट है बिल्कुल बिंदास होकर जुड़ जाओ। और आप लोग पूरी मार्केट को देख लो, पूरे मार्केट को बढ़िया तरीका से देख लो कौन कैसा कर रहा है, उसके बाद सबका एनालिसिस करके फिर सिलेक्शन करो। आगे नहीं मैं बात समझ, मैं बार बार मैं इसी चीज को बोल रहा हूं मैं आप लोगों को कि देखो टीचर का सिलेक्शन करते वक्त आपसे मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि आप लोगों को पूरे सेशन उसके पास पढ़ना है। इसलिए ऐसा नहीं कि रुपया भी लग जाए आपको, लास्ट में उसका कोई सेंस भी नहीं निकले, कोई मतलब भी नहीं निकले। आगे नहीं मेरी बात समझे। इसलिए आप ज्वाइन करने से पहले पूरे मार्केट को बढ़िया सर्च कर करके देख लो, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी बार पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है ना, पूरा सिस्टम ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोग जिन स्टूडेंटों ने पढ़ाई नहीं की बिल्कुल पढ़ाई चालू कर दो। जिस दिन मैं ऐप को चालू कर दूं उसी दिन आप लोग मेरे से जुड़ जाना और पढ़ाई चालू कर देना, क्योंकि आज नहीं भाई। आप जैसे कुछ स्टूडेंट ये सोचे कि नहीं सर हम तो नहीं आ रहे सितंबर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। सितंबर में अक्टूबर में जुड़ोगे, अक्टूबर में तो नवंबर में जुड़ोगे, प्रेशर पड़ेगा तो दिसंबर में जुड़ोगे, और जब ज्यादा ही प्रेशर पड़ गया, क्या चीजें कवर ही नहीं हो रही, तो जनवरी में आओगे। ठीक है ना, फरवरी में आओगे लास्ट टाइम तक। जब लास्ट में आपको देखो रुपया तो वही देना है आपको, भाई ऐसा तो नहीं कि हम इतना सारा रुपया ले रहे हो आप लोगों से, ऐसा कुछ नहीं है। 2500 रुपया तीनों पेपरों की आपकी फीस होगी, जो कितनी सी होगी। तो देखो आपको जो एक न एक दिन कोचिंग करनी है, तो फिर बाद में ये अफसोस नहीं होगा कि जैसे दिसंबर में आ रहे तब भी आपको रुपये देना पड़ रहा, फिर बाद में सोचते कि यार सितंबर में आ जाते तो ही बढ़िया रहता हम लोगों के लिए। ठीक है ना, क्योंकि जितना आपका रूम रेंट नहीं होता ना, रूम रेंट भी हम लोगों की जो फीस है उससे ज्यादा होता है आप लोगों का। ठीक है ना, और रूम रेंट भी किसके मकसद से दे रहे हो? अरे भाई रूम रेंट जो दे रहे हो वो किसके मकसद से दे रहे हो? पढ़ाई के मकसद से ही तो दे रहे हो आप लोग, और फिर वो भी काम ना करो। आगे नहीं बात समझे। अगर आप रूम रेंट दे रहे हो तो उसका मकसद एक ही तो है, वो पढ़ाई के पीछे ही तो दे रहे हो आप लोग। जो यहाँ पर रह रहे हो, जहां पर भी रह रहे हो, वो पढ़ाई के पीछे ही तो दे रहे हो रूम रेंट। और फिर वो पढ़ाई भी ना हो तो फिर मतलब ही क्या हुआ?
आगे नहीं बढ़ा सुनिए। इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव होकर जितने भी सब्जेक्ट है उनकी पढ़ाई चालू कर दो, चाहे वो केमिस्ट्री हुई, चाहे वो मैथ हुई, या फिर वो फिजिक्स हुई। पूरे मार्केट को देखो, टॉप फैकल्टी का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि जब पूरी फैकल्टी टॉप होती है तो रिजल्ट ऑटोमेटिक बहुत शानदार आता है। क्यों? क्योंकि जितनी फैकल्टी टॉप है तो कॉमन सी बात है, टॉप फैकल्टी इनसे पढ़ोगे तो नॉलेज भी मिलेगी और आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। ठीक है ना। ये नहीं कि चीजों को बस हवा में उड़ाना चालू कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग मेरे 1 से और 12 मिनट जो 12 लेक्चर अब तक रिप्रेजेंट किए, 1 से 12 जितने भी लेक्चर है उनको पूरे इनको अच्छी तरीके से देख लेना। कहीं पर भी ऐसा नहीं कि चीजों का मैं उड़ा रहा हूं। जीरो लेवल से लेकर और बिल्कुल हाई लेवल तक उसका एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड और एक एक लाइन को एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना। और ये आप लोग ऑफलाइन क्लासों में भी देख चुके हो और ऑनलाइन क्लासों में भी देख लियो। देखो मुझे आप दोनों प्लेटफॉर्म पे देख चुके हो। आप लोग मुझे ऑफलाइन क्लासों में भी देख चुके हो और अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप लोग मुझे देख चुके हो। दोनों प्लेटफॉर्म पर आप लोग देख चुके हो, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है ना। बाकी के एनालिसिस आप करना जानते हो कि कौन कैसा कर रखा है। ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल बिंदास होकर, मैं कुछ दिनों के बाद ऐप पर आ रहा हूं तो बिल्कुल बिंदास होकर आप जुड़ जाना। क्योंकि एक चीज ध्यान में रखना, जुड़ना है आपको भाई। एक ने आज नहीं तो कल जुड़ना है, कल नहीं तो परसों जुड़ना तो है एक न एक दिन। रुपया वही लगेगा तो फिर मतलब क्या हुआ? तो फिर पहले से जुड़ जाओ ना, जिससे कि चीजें जल्दी कवर हो। जैसे कि आप दीपावली बाद जुड़ो, दीपावली बाद तो मैं काफी मैटर को करवा दूंगा। मैं बोल रहा हूँ 15 जनवरी तक आपका सिलेबस करवा दूंगा। और सबसे पहले सिलेबस होगा, जब तक ये पहले दूसरे पेपरों को रगड़ रहे होंगे ना, तब तक वो सिलेबस कंप्लीट करवा कर रिवीजन पा जाऊंगा मैं। ठीक है ना। इसलिए 15 जनवरी तक तो इन टिप्सों पर आ जाएगा पूरे का पूरा सिलेबस। लास्ट में तो 15 जनवरी तक तो ये बोल दोगे सर कोई दिक्कत नहीं, हमारी एग्जाम तो आज ही लगवा दो आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि अभी तो ऐसे कि मैं वीडियो कभी 45 मिनट का डाल रहा हूँ, कभी 50 मिनट का डाल रहा हूँ, कभी 40 मिनट का डाल रहा हूँ। लेकिन ऐप पर जितनी भी अपनी क्लासेज होंगी वो समथिंग 1 घंटे के आसपास ही होंगी। तो जितनी जल्दी होगा हम कोर्स को कवर करेंगे। और प्रॉब्लमों को तो आपको पता ही है, यूनिट करवाने के साथ साथ मैं प्रॉब्लमों को तो सॉल्व करवाता ही हूँ आप लोगों के लिए। तो ऐसा नहीं कि एग्जाम लग रही है उसके बाद प्रॉब्लमों को देख रहे हो आप लोग क्या पूछा यूनिवर्सिटी में, ऐसा नहीं होगा। आप लोग जानते हो, आप लोग मुझे ऑफलाइन क्लासों में देख चुके हो, यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं उसकी तुरंत ही प्रॉब्लम सॉल्व करवा देता हूं कि भाई आप लोगों ने जो पढ़ा है वो यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन कैसे पूछे। जैसे कि मैंने इस यूनिट को पढ़ा दी मैंने पूरी यूनिट, तो उसके लास्ट में उसकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करवाऊंगा मैं। क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करवाने से एक चीज का पता लग जाएगा कि यार ये जो हमने यूनिट पढ़ी है ना, उसके क्वेश्चन कैसे पूछे यूनिवर्सिटी ने। ठीक है ना। जैसे कि हम पूर्ण रूप से फिर पॉजिटिव हो जाते हैं कि चलो ठीक है यार, सीधे सीधे से क्वेश्चन आते हैं, आराम से कर देंगे। क्योंकि सीधी चीजें जब भी लगती हैं आप लोगों को, जब वो चीजें समझ में आ जाती हैं। नहीं आपको पता यही रिएक्शन और मैकेनिज्म बहुत टफ होती है। जैसे मैंने बेयर बिलीवर ऑक्सीडेशन अभी तक आप लोगों को नहीं समझाई है, तो आपके लिए तो टफ ही हुई। लेकिन जैसे मैं इसको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद इसको देखना, आप बोलोगे सर ये तो बहुत सीधी थी। अरे वो सीधी इसलिए हो गई भैया, आप लोगों को समझ में आ गई। ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल बिंदास होकर आप आराम से जुड़ जाना। ठीक है। मैं आप करता हूं 7वें नंबर की केमिकल रिएक्शन की बात। एक बार 6 रिएक्शनों को और बता देता हूं कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन अब तक मैं पढ़ा चुका हूं। तो देखो, पहली हमने बेंजोल कंडेंसेशन की थी, दूसरी हमने एल्डोल कंडेंसेशन की थी, तीसरी हमने पर्किंग रिएक्शन की थी, चौथी हमने नोवेनेजेल रिएक्शन की थी, पांचवी की थी हमने मैनिक रिएक्शन, छठी कैनिजारा विक्रिया, और 7वें नंबर की जिस केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे वो होगी बेयर बिलीवर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में ऑक्सीजन का इंटर होना। चलो ठीक है। अब रिएक्शन को एक्सप्लेन करने से पहले मैं एक चीज बता देता हूं आप लोगों की, जो मुझे यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। देखो ध्यान से समझना भैया, 2 वर्ड सुने होंगे आप लोगों ने। एक तो सुना होगा आपने एसिड और एक सुना होगा पर एसिड। एक तो एसिड सुना होगा और एक सुना होगा अपना पर एसिड, मतलब अम्ल और पर अम्ल। तो देखो एसिड में क्या होता है, कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं? 2। जैसे कि CH3COOH, मैं जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को ले लेता हूं। कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH, मतलब उसके पास कितने ऑक्सीजन है? 2। लेकिन जो पर एसिड होते हैं ना, पर एसिड, उनके पास कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं? 3। ध्यान रखना, एक बार फिर सुन लेना। एसिडों के पास कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं? 2। और पर एसिडों के पास कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं? 3। तो एक बार तो पर एसिड की रिएक्शन मैं किससे करवाऊंगा? एल्डिहाइड से, और एक बार मैं किससे करवाऊंगा? कीटोन से। और उसके बाद उनके प्रोडक्ट देखते हैं। अब वो प्रोडक्ट बन कैसे जाएगा, उस चीज को कौन एक्सप्लेन करेगी, उसकी मैकेनिज्म। आगे नहीं बात समझ में? आगे ना, एसिड का मतलब कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं? 2। और पर एसिड का मतलब कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं? 3। तो पर एसिड की रिएक्शन एक बार मैं एल्डिहाइड से करवाऊंगा और एक बार कीटोन से करवाऊंगा। उनके प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उन पर एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस किसमें जाकर करेंगे? हम उसकी मैकेनिज्म में जाकर करेंगे कि भाई जो आपका प्रोडक्ट ये बना है वो कैसे बन गया। चलो ठीक है, पहले रिएक्शन कर देता हूं दोनों की केमिकल रिएक्शन हो। ठीक है ना। ध्यान से समझते चलना, पूरा फोकस मेरे ऊपर रखना। देखो आपका जितना ज्यादा मेरे ऊपर फोकस होगा ना, चीजें उतनी अच्छी तरीके से क्लियर होंगी। और एक एक चीज के एक एक बढ़ के आप मतलब पूछा करो। जैसा कि मैं तो यहाँ पर पूरी चीजों को रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेकिन जिस सब्जेक्ट को भी आप पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ा रहा, बिल्कुल एक एक शब्द का मतलब पूछो उससे कि भाई आप इस चीज को लिख रहे हो, वो क्यों लिख रहे हो, इस चीज के पीछे सेंस क्या है आप लोगों का। ठीक है ना। तो
इतनी जब गहराइयों तक जाओगे सब्जेक्ट है तभी सब्जेक्ट में क्लियरिटी आएगी और तभी एहसास होगा कि हाँ वास्तव में इस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आती फिर बाद में, क्योंकि सब्जेक्ट में जितनी ज्यादा गहराई तक जाते हो क्लियरिटी उतनी ज्यादा आती है। चलो ठीक है, करते हैं। तो एक बार एल्डिहाइड ले लेता हूँ और एक बार मैं किसको ले लेता हूँ, कीटोन। तो कीटोन की पहले तो एल्डिहाइड की करवा देता हूँ। देखो एल्डिहाइड का मैं मेंबर ले लेता हूँ एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, ले लिया CH3CHO। इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूँ, पर एसिड से। पर एसिड में मैंने कौन सा ले लिया, परबेंजोइक एसिड। पर एसिड के अंदर मैंने कौन सा ले लिया, परबेंजोइक एसिड। ठीक है, ये ले लिया मैंने परबेंजोइक एसिड। चलो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब देखो भैया ध्यान से समझो आप लोग, परबेंजोइक एसिड ले लिया, इनके नाम लिख देता हूँ। इसको बोलते हो आप एथिनॉल और एक नाम इसका क्या होता है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड। अच्छा इसका नाम तो जानते हो आप, क्या बोलते हैं, परबेंजोइक एसिड। परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, इसकी जब मैं केमिकल रिएक्शन करवाता हूं तो ध्यान से समझना बोर्ड पे कि यार मुझे एक बात बताओ, जो पर एसिड है उसके पास कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 3। और आपको पता है ये कौन है, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के पास कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट, 1। लेकिन पर एसिड अगर एक ऑक्सीजन किसको दे दे, एल्डिहाइड को, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडो में। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि एल्डिहाइड का यहाँ पर फॉर्मूला CHO, लेकिन जैसे ही एक ऑक्सीजन इधर से मिलता है तो वो हो जाता है COOH। मतलब जब आप रिएक्शन करवाते हो एल्डिहाइड की पर एसिडो से, तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिडो में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडो में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एक ऑक्सीजन ये इसको दे चुका तो एल्डिहाइड तो एसिडो में कन्वर्ट हो चुका है, और फिर जब एक ऑक्सीजन देने के बाद ये पर एसिड फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि एक ऑक्सीजन निकलने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, CH3COOH, जो किसका फॉर्मूला होता है, एसिड का। क्योंकि मैंने पहले ही बोल दी थी कि पर एसिड के पास कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, 3, और एसिडो के पास कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, 2। तो देखो एक ऑक्सीजन इसको मिलते ही ये एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और एक ऑक्सीजन इसका निकलने के बाद ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। क्योंकि इसका फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा, C6H5COOH, मतलब बेंजोइक एसिड। चलो मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, ठीक है ना, आप लोगों के सामने। तो एक ऑक्सीजन इसका इसको दे दूं, ठीक है, CH3COOH हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। तो ये लिख दिया CH3COOH, ठीक है ना, और ये होगा आपका बेंजोइक एसिड C6H5COOH। दोनों के केमिकल नाम लिख देता हूं। इसका नाम होता है एथिनोइक एसिड, एथिनोइक एसिड, और एक नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसका नाम तो खूब जानते हैं क्या होता है, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। चलो ठीक है भैया, यहां तक हम लोगों की स्टोरी पहुंच चुकी है। मतलब हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन शो कर दी। एल्डिहाइड की जब पर एसिडो से रिएक्शन करवाते तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और जो पर एसिड है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। रिएक्शन आप लोगों के सामने, कोई प्रॉब्लम, अरे सीधी सी रिएक्शन है यार। एक ऑक्सीजन इसका लिया और इसको पकड़ा दिया, ये लो हो गई रिएक्शन। क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें, ठीक है ना। अभी मैं और कीटोन की बता देता हूं, और उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन की, जो भी केमिकल रिएक्शन है, फिर उनकी किसकी बात करेंगे, मैकेनिज्म की बात करेंगे। चलो मैं कीटोन की ओर बता देता हूं। तो देखो मैं यहाँ पर कीटोन का मेंबर ले रहा हूं। कीटोन का जो मेंबर ले रहा हूं, मैं ले लिया CH3COCH3। मतलब कीटोन का कौन सा मेंबर ले लिया, एसीटोन, और उसकी रिएक्शन वही परबेंजोइक एसिड से करवा देता हूँ। ये लो, ये मैंने रिएक्शन उसकी किससे करवा दी, परबेंजोइक एसिड से, ठीक है ना। नाम लिख देता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं आप, एसीटोन, एसीटोन, या IUPAC नाम क्या होता है, प्रोपिनोन। IUPAC नाम क्या होता है, प्रोपिनोन। कॉमन नाम क्या होता है, एसीटोन। चलो ठीक है, रूल वही है क्या, एक ऑक्सीजन में इसका पर एसिड का निकाल कर किसको दे देता हूं, कीटोन को। तो ध्यान से समझो आप लोग, जैसे ही आप पर एसिड का ऑक्सीजन कीटोन को देते हो तो कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर में। क्योंकि एस्टर का फॉर्मूला होता है COOR। देखो भैया ध्यान से समझो, एक ऑक्सीजन इसका लेकर मैंने इसको पकड़ा दिया तो ये फॉर्मूला हुआ है। जैसे इसको एल्किल ग्रुप को R मान लेता हूं, समझाने में थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी। तो देखो RCOOR, क्योंकि एक ऑक्सीजन ये किसको दे चुका है, कीटोन को दे चुका है। तो कहने का मेरा मतलब हुआ, कीटोन का जब पर एसिडो से रिएक्शन करवाते हैं तो कीटोन तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर में, और जो आपका पर एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। कैसे, इधर देख लो। देखो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। ये होगा आपका एस्टर CH3COOCH3, और इधर लिख दिया मैंने बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ठीक है ना। अब इनके IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। आपको पता है कीटोन का मेंबर है, IUPAC नाम क्या होगा इसका, मेथिल एथिनोइड। क्या होगा, मेथिल एथिनोइड, मेथिल एथिनोइड। और एक नाम क्या होगा, मेथिल एसीटेट। एक नाम क्या होगा इसका, मेथिल एसीटेट। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि नोमेनक्लेचर आपको जरूर करना है, जिससे कि सामने वाले के पास नंबर काटने की कोई गुंजाइश ना हो। क्योंकि नोमेनक्लेचर आपको करना आना चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को। मैं बार बार बोल रहा हूं आप लोगों से
कि नोमेनक्लेचर की मैं अलग से स्पेशल ऐप पर क्लास ले लूंगा, आपके 2-4 दिन में नोमेनक्लेचर बहुत बढ़िया तरीका से करवा दूंगा और ऐसा करवा दूंगा कि आप दोबारा ना भूल सको उसको, ठीक है ना। वो मैंने कुछ पेज बता रखे हैं, आप लोगों को उन पेजों को याद कर लेना, जिससे कि आपको पता लग जाए कि किसका अनुलग्न क्या है, किसका पूर्वलग्न क्या है, ठीक है ना। मतलब सफिक्स क्या है, प्रीफिक्स क्या है, वो पता होना चाहिए। बाकी के नोमेनक्लेचर सीधी सी चीज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रिक पे रूप में लूंगा मैं। आपको पहले पूछो, मैं यहाँ पर खर्रा के खर्रा भरवाने नहीं वाले, 2-5 पॉइंट बोलूंगा किसके नोमेनक्लेचर के बारे में, और ऐसा फिक्स हो जाएगा दिमाग में, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आने वाली, ठीक है ना। आगे बात सही है। चलो एक बार दोनों केमिकल रिएक्शनों को फिर मैं इसको कर देता हूं। देखो मैं ये बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एसिडों के पास कितने ऑक्सीजन होते हैं 2, और पर एसिडों के पास कितने ऑक्सीजन होते हैं 3। चलो ठीक है, ये बात हम लोगों को समझ में आ जाती है, ठीक है ना। तो एक बार तो पर एसिड की रिएक्शन हम एल्डिहाइड से करवाते हैं और एक बार किससे करवाते हैं, कीटोन से। देखते चलना बोर्ड की तरफ। तो जब हम एल्डिहाइड से पर एसिड की रिएक्शन करवाते हैं, तो देखो एल्डिहाइड से की रिएक्शन जब पर एसिड से करवाते हैं तो एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडो में, और पर एसिड भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडो के अंदर। लेकिन जब हम कीटोन की रिएक्शन पर एसिडो से करवाते हैं तो कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एस्टर में, और जो पर एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। ये आप लोगों के सामने पूरी रिएक्शन, ठीक है ना। अभी बन कैसे गया प्रोडक्ट, भाई क्वेश्चन तो ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है, रिएक्शन हो गई आप लोगों की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने प्रोडक्ट बना कैसे दिया भाई, किस बेस पर बना दिया, ये प्रोडक्ट बन कैसे गया, उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, उसकी मैकेनिज्म। तो एक काम कीजिए आप लोग, मैकेनिज्म अभी बताऊंगा मैं, तो आप एक काम कीजिए, रिएक्शन मैंने समझा दी, मैकेनिज्म ये रिएक्शन है ना, रिएक्शन इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपको तब मैकेनिज्म बताने के बाद मैं थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखवाऊंगा, लैंग्वेज लिखाने के बाद जो स्क्रीनशॉट लोगे उसमें से आप केमिकल रिएक्शन को उतार देना, और मैकेनिज्म आपको पता लास्ट में बोर्ड पर उतरी रहेगी तो वहां से उतार लेना आप लोग। तो एक काम कीजिए, मैं साइड में हो जाता हूं, इसका आप क्या ले लो, स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट अच्छी तरीका से ले लो उसका, बढ़िया तरीका से स्क्रीनशॉट को रख के अपने साइड में रख लेना। रिएक्शन मैंने समझा दी, फिर उसके बाद किस पे फोकस करते हैं, मैकेनिज्म पर। तो इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग, ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो तो मैं इसकी मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप बढ़िया तरीका से, ठीक है ना। मैकेनिज्म की बात कर लेता हूं मैं, इसकी इस पूरी को ही मिटा देता हूं क्योंकि मुझे जगह ज्यादा की जरूरत पड़ेगी है। जिन लोगों ने पढ़ाई चालू नहीं की है, मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूं, भैया आप पढ़ाई चालू कर दो, आप इसको मजाक में हल्के में मत लो सब्जेक्टों को। पढ़ाई आज नहीं तो कल आपको करनी पड़ेगी, इसलिए करना चालू कर दो पढ़ाई आप लोग। आप जो मौज मस्ती में कर रहे हो ना, मौज मस्ती सब लास्ट में निकल जाएगी आप लोगों की। फर्स्ट ईयर की एग्जाम तो आप लोगों ने दी नहीं है, तो आपको क्या पता कि यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कैसा रहता है, ठीक है ना। फर्स्ट ईयर की एग्जाम दी नहीं है तो तुम्हें क्या पता यूनिवर्सिटी का रिजल्ट कैसे रहता है, कैसे कॉपी जांच होती है, ठीक है ना। तुम्हें तो ये बढ़िया हो गया आराम से पास, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं हम लोगों के लिए। भैया आप पढ़ाई चालू करो, मेहनत करना चालू करो, ठीक है ना। क्रियाविधि को एक्सप्लेन कर देता हूं, मैकेनिज्म को, ठीक है ना। क्रियाविधि को एक्सप्लेन करने से पहले एक चीज बता देता हूं मैं आप लोगों के लिए कि देखो हमारे सिलेबस में जो मैकेनिज्म दे रखी है वो किसकी दे रखी है, कीटोन की। तो मैं यहाँ पर कीटोन की मैकेनिज्म पे ही डिस्कशन करूंगा, मतलब कीटोन को बेस मान के रिएक्शन को डिस्कशन करेंगे। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन को मैकेनिज्म सहित लिखिए आप लोग, तो रिएक्शन लिख देना बेयर विनेगर की, उसके बाद में उसकी मैकेनिज्म लिख देना। मैकेनिज्म कौन सी, जो मैं अभी कीटोन को बेस मान के करवा रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस में हमारी कौन सी दे रखी है, कीटोन को बेस मान रखा है, तो हम भी कीटोन को बेस मान लेते हैं। तो आप उसी रिएक्शन को और मैकेनिज्म को ड्रॉ कर देना। चलो ठीक है, करते हैं मैकेनिज्म की बात, क्रियाविधि की बात। तो हेडिंग हो गई अपनी क्रियाविधि, क्या, मैकेनिज्म। और ध्यान से समझते चलना, तो बहुत शानदार रिएक्शन है मैकेनिज्म। तो देखो कीटोन को बेस मान रहा हूं मैं, चलो मान लेता हूं मैं कीटोन को बेस। तो देखो ध्यान से समझो, ये ले लिया मैंने CH3COCH3 कीटोन ले लिया, चलो बहुत अच्छी बात है। इसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं, परबेंजोइक एसिड से। तो देखो थोड़ी रिएक्शन को आसानी हो जाएगी, मैं इसको सेटलमेंट करके लिख देता हूं, C6H5COOH। देखो परबेंजोइक एसिड को मैंने थोड़ा सेटलमेंट करके लिख दिया, क्योंकि रिएक्शन की मैकेनिज्म करने में थोड़ी ज्यादा आसानी रहेगी हमको। ये लिख दिया ऑक्सीजन पे, ये लोन पे, ये लोन पे। देखो सब अपनी अपनी कंप्लीट बैलेंसी कर रहे हैं, हाइड्रोजन अपनी 1 बैलेंसी कर रहा है, ऑक्सीजन अपनी 2 बैलेंसी कर रहा है, कार्बन अपनी 4 बैलेंसी कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं ये बोल रहा हूं कि जब कीटोन की रिएक्शन हम पर एसिड से करवाते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन एटम है ना, ये वाला हाइड्रोजन एटम, ये वाला हाइड्रोजन एटम किसके पास में चला जाता है, ऑक्सीजन के पास में। तो कंडीशन ये हो जाती है आप लोगों की, ध्यान से समझो। ये लिख दिया मैंने आपका CH3,
ये लिख दिया मैंने आपका कार्बन, और ये CH3 मैंने ऊपर लिख दिया थोड़ा सेटलमेंट करके। अच्छा, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ चुका है? ऑक्सीजन से, तो ये हो चुका आपका OH, ये लिख दिया OH। उसके बाद ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? कार्बन से, ये जुड़ गया आपका कार्बन से, और ये अगला वाला ऑक्सीजन रहा आप लोगों का, और ये हो गया भैया COC6H5। एक बार फिर से मिल रहा भैया, अरे कुछ नहीं है यार, ये कौन है? अपना कीटोन है, ठीक है, कीटोन है। उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? परबेंजोइक एसिड से करवा दी। कीटोन मतलब उसका पहला मेंबर कौन सा? एसीटोन। कीटोन एक ही बात है, ठीक है ना। तो देखो ये अपना कीटोन है, उसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी? परबेंजोइक एसिड से। इसका हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस होगा, किसके पास में चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास में। ऑक्सीजन के पास में जैसे ही आपका हाइड्रोजन जाए तो वो O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में, ठीक है, O किस में कन्वर्ट हो जाएगा? OH में। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या देखो ये हाइड्रोजन तो किससे जुड़ जाएगा? O से। अब ये कार्बन को सेटल में, और ये ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन किससे जुड़ जाएगा? इस कार्बन से। CH3 को थोड़ा ऊपर करके रख दिया, क्योंकि इधर से लिखूंगा तो ऑक्सीजन कैसे जोड़ोगे आप लोग। तो देखो कंडीशन ये बनी थी आप लोगों की, देखो CH3 ये लिख दिया आपका, ये रहा आपका कार्बन, और ये CH3 मैंने थोड़ा ऊपर कर दिया क्योंकि ऑक्सीजन मुझे किससे जोड़ना? कार्बन से, ठीक है ना। और परबेंजोइक एसिड के पास कितनी ऑक्सीजन प्रेजेंट है? 3। चलो कहानी हमारी यहां तक आप पहुंची है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, इस तरीका से करवाते हैं हम इस रिएक्शन को, ठीक है ना। रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन होती है, मतलब दोनों साइड से हो जाती है। चलो यहां तक तो हमारी स्टोरी पहुंच चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत हम एसिड डाल देंगे। एसिड के पास क्या होता है? H+, तो डाल दो यार। ये लो, इस रिएक्शन में मैंने क्या डाल दिया? एसिड डाल दिया, मतलब मैंने इसमें क्या डाल दिया? H+ डाल दिया। ध्यान से समझना, तो देखो ध्यान से समझना, जैसे ही आप इस रिएक्शन में एसिड डालते हो, H+ डालते हो, तो ये H+ किसके पास में चला जाता है? ऑक्सीजन के पास में, और ये O किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH में। एक बार फिर सुनिए भैया, ये H+ यहां से निकलकर किसके पास में चला जाता है? O के पास में। तो O किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH+ में। कैसे कन्वर्ट हो जाता है? क्योंकि इस वक्त ऑक्सीजन अपनी कितनी वैलेंसी कर रहा है? 2, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, कोई सा भी लोन पेयर हाइड्रोजन को दे देता है, तो ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 3, और ऑक्सीजन का कौन सा चार्ज आता था? पॉजिटिव। और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए। तो कंडीशन अगली ये होने वाली है आप लोगों की, कंडीशन ये हो गई हम लोगों की। लिख दिया CH3, ये लिख दिया मैंने CH3, ये लिख दिया मैंने OH, ठीक है ना, ये लिख दिया O, ये भी क्या लिख दिया मैंने O, और ये कन्वर्ट कर दिया C डबल बॉन्ड OH, और ये हो गया प्लस। क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन अपनी कितनी वैलेंसी कर रहा है? 3। क्योंकि आप लोगों को पता है 3 वैलेंसी को क्यों कर रहा है? 3 वैलेंसी वो इसलिए कर रहा है कि एक तो वो हाइड्रोजन से जुड़ा है, और 2 बॉन्डों से कार्बन से जुड़ा है, बाकी का C6H5 अपनी जगह पे सेटलमेंट है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से समझना आप लोग। देखो सुनो, क्या यहां तक हमारा स्टेप आप पहुंचे? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, इसका हाइड्रोजन किसको पकड़ा दिया? ऑक्सीजन को पकड़ा दिया। उसके बाद ये प्रोडक्ट मिले, इसमें H+ दे दिया। H+ जुड़ते हुए किससे जुड़ जाएगा? O से जुड़ जाएगा। O की कितनी वैलेंसी हो रही है? 2। जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो कॉमन सी बात है, ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन चाहता है कि मेरे पास पॉजिटिव आ जाए। अरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो ये चाहता है मेरे पर नेगेटिव चार्ज आए, लेकिन इस वक्त ऑक्सीजन पर पॉजिटिव आ रहा है, और ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म करेगा। कैसे करेगा खत्म? इधर देखो आप लोग, देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या ऑक्सीजन यहां से अपने इस वाले बॉन्ड को तोड़ के क्या करेगा? पॉजिटिव को खत्म कर लेगा। उस वाले बॉन्ड को क्यों तोड़ेगा? चाहता था वो हाइड्रोजन वाले को भी तोड़ सकता था, क्योंकि आपको पता हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कौन से बॉन्ड से जुड़ा? सिंगल बॉन्ड से। और यहाँ पर वो कार्बन से कौन से जुड़ा? डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड का मतलब उसको किससे साथ जुड़ा? पाई बॉन्ड से। तो आपको पता पाई को तोड़ने में हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो हम क्यों चाहेंगे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? अरे भाई हम तो यही चाहते हैं कि हमको कम एनर्जी देनी पड़ेगी, कम एनर्जी देनी पड़ेगी, तो कम एनर्जी दे देते हैं। ज्यादा एनर्जी हम क्यों दें जब अपना काम कम एनर्जी से ही हो रहा है? तो ज्यादा एनर्जी हम क्यों दें? इसलिए यहां से ये ऑक्सीजन क्या करेगा? पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, क्योंकि वहां पर पाई बॉन्ड को तोड़ने में उसको ज्यादा तकलीफ नहीं हो रही है। चलो ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड एक वीक बॉन्ड होता है। चलो ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये बॉन्ड यहां से टूटकर कहां पर शिफ्ट हो जाता है? यहां पर। ध्यान से समझते चलो, बहुत अच्छी बात आई। ये ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट के यहां पर किस में कन्वर्ट हो जाता है? यहां पर। मतलब तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? देखो C डबल बॉन्ड O, और आपको पता है ये जो CH3 ग्रुप है, ये CH3 इस ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ जाता है। एक बार फिर सुनेगा भैया, कार्बन से जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन वाले इस पाई बॉन्ड को तोड़कर ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म कर लेता है, ठीक है। फिर क्या करेगा? ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड को O में हो गया। और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी को सेट करने के लिए यहां से CH3 किसके पास में चला जाता है? ऑक्सीजन के पास में। लेकिन आप ध्यान से समझो और पूरा फोकस मेरे ऊपर कर दो यार। एक बात बताऊं, जैसे CH3 ऑक्सीजन के पास में चला जाता है, तो इस वक्त कार्बन अपनी कितनी वैलेंसी कर रहा है? 4। लेकिन जैसे CH3 ऑक्सीजन के पास में जाता है, कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी? 3। और कार्बन पर कौन सा चढ़ जाएगा? पॉजिटिव। तो अगले वाले स्टेप को देखो, बहुत शानदार स्टैंडिंग ऊंची चल रही है अपनी।
स्टार्टिंग, ठीक है ना। तो देखो ये लो, ये हो गई CH3 C और यहां पर लिख दिया OH, ठीक है ना। और ये हो गया, मैंने लिख दिया OCH3, कार्बन पर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। और मैंने एरो पे लिख दिया -C6H5COOH। अरे सही है ना, ये COOH यही निकाला है, देखो गौर से देखो, फॉर्मूला बन चुका है C6H5COOH, मतलब ये पूरा ग्रुप आपका क्या हो गया, बाहर हो गया। अरे सही है यार, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, यहां से टूटेगा तो आप लोगों को पता है पूरा ग्रुप यहां से क्या हो जाएगा, बाहर, और पूरा ग्रुप क्या होगा, C6H5COOH। ये पूरा फॉर्मूला किसका हो गया, C6H5COOH। तो C6H5COOH माइनस का मतलब बाहर निकल गया। अब कंडीशन ये हो जाती है, और ये CH3 किसके पास में चला जाता है, ऑक्सीजन के पास में, ये रहा, ये ऑक्सीजन के पास में कौन रहा आपका, ये CH3 रहा, और कार्बन पर कौन सा चार्ज जाएगा, पॉजिटिव। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी को सेट करना जरूरी है। तो एक काम करते हैं, हम कार्बन की अगर हम वैलेंसी को सेट करें तो एक काम करते हैं, क्या यहां से ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस वाले बॉन्ड को यहां से तोड़ के हाइड्रोजन को रिलीज कर देगा। अब आपको पता है जैसे ही H+ रिलीज होगा तो आप लोगों को पता है यहां पर कार्बन कितनी वैलेंसी कर रहा है, 3, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन यहां पर डबल बॉन्ड को पहुंचाएगा तो कार्बन की वापस से कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 4, और H किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। जो आपने एसिड कैटेलिस्ट के रूप में डाला था ना, वो लास्ट में निकल गया, क्योंकि हम जानते हैं कि कैटेलिस्टों का काम क्या होता है, रिएक्शन को करवाते हैं, करवाने के बाद खुद बाहर निकल जाते हैं, तो कुछ नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इस रिएक्शन को ये करता हूं, -H+ लिख दूं भैया। अरे सही है यार, H+ बाहर निकल गया, -H+ लिखोगे और ये बन गया आपका एस्टर का फॉर्मूला, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका CH3। ये लो फाइनल प्रोडक्ट हो गया आपका एस्टर, ये लो, ये हो गया कीटोन, किसमें कन्वर्ट हो गया, एस्टर में। एक बार फिर पूरी केमिकल रिएक्शन को शो कर देता हूं। देखो भैया, हमारे सिलेबस में कीटोन को बेस मारकर केमिकल रिएक्शन शो कर रखी है, मैकेनिज्म उसकी, तो मैं पूरी को समझा देता हूं, ध्यान से समझता हूं, क्योंकि जितनी ज्यादा टॉपिक के डीपली जाएंगे उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता चलेगा अपना टॉपिक, ठीक है ना। तो देखो सुनो, यहां पर मैंने कौन ले लिया, कीटोन ले लिया, ठीक है ना। उसकी रिएक्शन किससे करवा दी, परबेंजोइक एसिड से करवा दी। परबेंजोइक एसिड का हाइड्रोजन निकलता है किसके पास में, चला जाता है ऑक्सीजन के पास में, तो ये O किस में कन्वर्ट हो जाता है, OH में। और ये आपको पता है ऑक्सीजन किससे जुड़ जाता है, कार्बन से। तो CH3 को तो मैंने सेटलमेंट करके यहां पर लिख दिया, ठीक है ना। और ये ऑक्सीजन मैंने किससे जोड़ दिया, कार्बन से। देखो ये ऑक्सीजन मैंने किससे जोड़ दिया, कार्बन से। हमारा स्टेप यहां तक आपको चाहिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन में थोड़ा बहुत जो प्रोडक्ट मिला है इसमें थोड़ा बहुत H+ डाल देंगे। ये H+ किसके पास में चला जाता है, ऑक्सीजन के पास में। ऑक्सीजन पहले से ही अपने 2 बॉन्ड कर रहा है, लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा तो ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 3, और आपको पता है ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। चलो ठीक है, ऑक्सीजन नीचे आता है मेरे पास पॉजिटिव आ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, मतलब विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ऑक्सीजन चाहता है कि मेरे पास हमेशा कौन सा चार्ज आए, माइनस चार्ज आए, लेकिन प्लस चार्ज हो रहा है तो ऑक्सीजन अपना प्लस तो खत्म करना चाहेगा। तो देखो यहां से ऑक्सीजन इस प्लस को खत्म करेगा, वापस से कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 2। फिर ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। तो गौर से देखो वो फॉर्मूला हो जाएगा C6H5COOH का, ठीक है ना। तो यहां से C6H5COOH तो आपका बाहर निकल जाएगा, C6H5COOH तो आप लोगों का बाहर निकल गया बाहर। उसके बाद क्या होगा, ये जो CH3 है किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। ये जो CH3 था वो किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। अब आपको पता है जैसे CH3 ऑक्सीजन के पास में चला जाता है, इस वक्त कार्बन 4 वैलेंसी कर रहा है, लेकिन CH3 के जाने के बाद कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाती है, 3। कार्बन की 3 वैलेंसी हो गई, इसको भी बैलेंस करना जरूरी है। तो बैलेंस कैसे होगा, कि एक काम करते हैं, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड को तोड़ देते हैं, तो ये बॉन्ड जैसे ही शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, वापस से 4 वैलेंसी हो जाएगी, और H किसके रूप में बाहर निकल जाएगा, प्लस के रूप में बाहर। क्योंकि आपको पता है H+ आपने लिया था और लास्ट में आपको H+ मिल गए, क्योंकि कैटेलिस्टों का काम क्या होता है, खुद रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करवाने के बाद मतलब रिएक्शन को करवा देते हैं और खुद लास्ट में बाहर निकल जाते हैं। तो देखो H+ लिया था और रिएक्शन को करवा कर खुद क्या निकल गया बाहर, और आपका ये कीटोन किस में कन्वर्ट हो गया, एस्टर में। बस ये चीज है, बस ध्यान से समझ लो। तो एक काम करते हैं, ये मैंने थोड़ी यहाँ पर समझाने के लिए ऐसा कर दिया, तो मैं इसको अभी सही सेटलमेंट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूँ। तो आपके पास पढ़िए, हेडिंग डाल दो, हेडिंग डाल दो 7वें नंबर की, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। हेडिंग डालो बेयर विलीगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। थोड़ी बहुत लैंग्वेज लिखवा देता हूँ। लैंग्वेज लिखवाने के बाद फिर हम किसकी बात करते हैं, लैंग्वेज लिखवा देता हूँ थोड़ी सी। लैंग्वेज लिखवाने के बाद आप रिएक्शन उतार दो, फिर उसकी मैकेनिज्म उतारो, उसको और सही तरीके से सेटलमेंट करके लिख दूंगा। यहाँ पर ऐसे कर दिया मैंने, ठीक है ना, आपको समझाने के लिए कर दिया। तो एक काम कीजिए आप लोग, मैं लैंग्वेज लिखवा देता हूँ, लैंग्वेज लिखवाने के बाद रिएक्शन उतारेंगे, फिर उसकी मैकेनिज्म ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो लिखो आप लोग, लिखो पर अम्लों द्वारा, मतलब पर एसिडों द्वारा, पर अम्लों द्वारा
पर अम्लों द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। एल्डिहाइड एवं कीटोन दोनों ही ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ऑक्सीकृत हो जाते हैं और क्रम से मतलब रेस्पेक्टिवली और क्रम से कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर बनाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल तो कौन बनाएगा? एल्डिहाइड। और एस्टर कौन बनाएगा आप लोगों का? कीटोन। और क्रम से कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर बनाते हैं। और क्रम से कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर बनाते हैं। और क्रम से कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर बनाते हैं। और क्रम से कार्बोक्सिलिक अम्ल एवं एस्टर बनाते हैं। तो एक काम कीजिए आप लोग, रिएक्शन स्क्रीनशॉट ले चुके हो, रिएक्शन को वहां से उतार लेना आप लोग, ठीक है ना। रिएक्शन को वहां से क्या करोगे आप लोग? उतार लोगे। अब मैं मैकेनिज्म को थोड़ा सेटलमेंट करके कर देता हूं। मैं एक बार फिर सुन लो भैया, हेडिंग आपकी हो चुकी है, लैंग्वेज आप लोग लिख चुके हैं। अब जो स्क्रीनशॉट में जो रिएक्शन करवाई थी, रिएक्शन को उतार देना। रिएक्शन को उतारने के बाद फिर हेडिंग डाल देना क्रियाविधि मतलब मैकेनिज्म। फिर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को उतार देना आप अच्छी तरीका से, ठीक है ना। तो मैं इसको थोड़ा और सही तरीका से करके लिख देता हूँ। और सारे स्टेप तो सही है, इस स्टेप में थोड़ा काटा फांसी सी कर देते, तो इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सेटलमेंट करके। देखो ये स्टेप इस तरीका से होगा। ये स्टेप आपका सही तरीका से ले लेता हूँ। देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH और इस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया C6H5। अब सुनो, मैंने क्या बात बोली थी कि इस वाले बॉन्ड को मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया था, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और ये CH3 है वो कहाँ पर आ जाएगा? ऑक्सीजन के पास में। अब उतार लो इसको, ठीक है ना। थोड़ा साफ लिख दिया, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख दिया -C6H5COOH उतार देना। -C6H5COOH मतलब वो ग्रुप आपका बाहर निकलेगा। बस ये सीधा सा स्टेप है, उतार लो, मैकेनिज्म हो जाएगी आप लोगों को क्लियर। ये लो आराम से उतारो। किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ जाए तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं डिस्कशन कर लूंगा अगले लेक्चर में। बाकी का तो मैं कोई चांस ही नहीं दे रहा हूँ आप लोगों को, पहले से ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है ना। तो इसलिए कोई बिंदास होकर पढ़ो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। नोट्स हाथ के हाथ में बनवा ही रहा हूँ, ठीक है ना। ऐप पर अपनी क्लासेज कितनी होंगी? लगभग 1 घंटे के आसपास होंगी, जिससे कि जल्दी अपना सिलेबस हो जाएगा, ठीक है ना। जिससे कि रिवीजन करें और एग्जाम को बढ़िया बिंदास होकर दें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, आराम से उतार लेना, स्क्रीनशॉट लेकर आराम से उतार लेना, ठीक है ना। वीडियो को रोक लेना आराम से और बिंदास होकर आराम अच्छी तरीके से आराम से उतार लेना। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या अब जो हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, लेक्चर अपने कौन सा होगा? 14वें नंबर का लेक्चर होगा, ठीक है ना। जिसमें केमिकल रिएक्शन किसकी बात करेंगे? 8वें नंबर की बात करेंगे, ठीक है ना। 8वें नंबर की केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। अब तक मैं कितनी केमिकल रिएक्शन करवा चुका हूँ आपको? 7 हो के फिर नाम बता देते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई। देखो अगर रिएक्शनों का पता होगा तो ये पता होगा अब तक हमने कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन पढ़ ली। पहली कौन सी थी हमारी? बेंजोन कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरी हमारी कौन सी थी? एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तीसरी पर्किंग रिएक्शन। चौथी नोवेनिजल रिएक्शन। पांचवी मैनिक रिएक्शन। छठी कौन सी? कैनियोजारो अभिक्रिया। और 7वीं बेयर बेलिगर ऑक्सीकरण अपचयन मतलब बेयर बेलिगर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। बस ये लो, ये हो गई 7। 8वें नंबर की अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है ना। इस लिंक को जितने भी अपने फ्रेंड हो सभी के बीच में शेयर कर देना। अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखना।